नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 12 का विषय लेखाशास्त्र का अध्याय नंबर 1 लेखांकन एक परिचय का पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि लेखांकन सूचनाओं के प्रयोगकर्ता कौन होते हैं, लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं और लेखांकन से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेखांकन के उपयोगकर्ता कौन है। वास्तव में लेखांकन के उपयोगकर्ताओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक आंतरिक उपयोगकर्ता, एक बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ताओं से मतलब उन उपयोगकर्ताओं से है जिनका संबंध व्यवसाय की आंतरिक क्रियाकलापों से होता है, जैसे नीतियां बनाना, विश्लेषण करना। और बाह्य उपयोगकर्ताओं का संबंध उन उपयोगकर्ताओं से है जिनका व्यवसाय के आंतरिक क्रियाकलापों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन उनका व्यवसाय के लाभ जानने में हित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखांकन के प्रयोगकर्ता। लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचना के संप्रेषण से है तथा लेखांकन को व्यवसाय की भाषा भी कहा जा सकता है। अब देखिए, लेखांकन का संबंध व्यवसाय की केवल वित्तीय सूचनाओं से होता है। क्योंकि लेखांकन में उन ही लेन देनों का लेखा किया जाता है जिनका वित्त में मापन किया जा सकता है। अब आप देखिए, इसमें आया है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है एक पक्षकार के द्वारा अपनी विचारों, सूचनाओं का किसी अन्य पक्षकार के पास पहुंचाना या संप्रेषित करना क्या कहलाता है? संप्रेषण। अब देखो, संप्रेषण में भाषा का उपयोग किया जाता है, इसलिए आप देखिए वित्तीय सूचनाओं के संप्रेषण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेखांकन का। इसलिए व्यवसाय की भाषा किसे कहा जाता है? लेखांकन को। ठीक है, आगे देखिए, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग देखिए, आंतरिक उपयोगकर्ता। देखो, आंतरिक उपयोगकर्ताओं से मतलब है, मैंने आपको बताया भी कि वह उपयोगकर्ता जिनका व्यवसाय की आंतरिक क्रियाकलापों से संबंध होता है, जैसे व्यवसाय की नीतियों का निर्माण करना, व्यवसाय के लिए निर्णय लेना, व्यूहरचनाएं बनाना। तो देखिए, इसमें पहला आता है स्वामी। स्वामी से मतलब है जो व्यवसाय का स्थापना करता है, जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है, जो व्यवसाय के लिए संपत्तियां खरीदता है और व्यवसाय के दैनिक क्रियाकलापों को करता है। अब स्वामी का हित होता है कि व्यवसाय का लाभ कितना हो रहा है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, व्यवसाय का संचालन कैसा हो रहा है, इसलिए वो लेखांकन का उपयोग करता है इन सूचनाओं को जानने के लिए। आगे देखिए, प्रबंध। देखो, प्रबंधक जो व्यक्ति होते हैं, उनका कार्य व्यवसाय की दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को करने के लिए, विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए, विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की व्यूहरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सूचनाओं की प्राप्ति इन प्रबंधकों को लेखांकन के द्वारा होती है, इसलिए ये लेखांकन का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, कर्मचारी एवं मजदूर। देखिए, कर्मचारी एवं मजदूर किसी भी व्यवसाय में क्यों लगे हुए होते हैं? क्योंकि उन्हें व्यवसाय से मजदूरी की प्राप्ति होती है, वेतन की प्राप्ति होती है। अब इसके साथ साथ अगर किसी व्यवसाय को अधिक लाभ प्राप्त होता है तो वह व्यवसाय इन मजदूरों और कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करते हैं। इसलिए ये लेखांकन के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवसाय को अधिक लाभ हो रहा है या नहीं, ताकि उन्हें बोनस मिल सके। आगे देखिए, लेखांकन के बाह्य उपयोगकर्ता। देखो, बाह्य उपयोगकर्ताओं से मतलब है कि जिनका दैनिक क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं होता है, आंतरिक रूप से वो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं, यानी व्यवसाय के अंदर के लोग वो नहीं होते हैं। सीधी सी भाषा में हम समझे तो देखिए, पहला कौन है? बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं। देखो, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं व्यवसाय से किस प्रकार से संबंधित होगी? क्योंकि जब भी व्यवसाय को किसी प्रकार की वित्तीय सुविधाएं लेनी होती हैं, जैसे लोन लेना होता है, तो वह इन बैंक और वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं। अब ये बैंक और वित्तीय संस्थाएं इन व्यवसायों को लोन क्यों देंगी? वह सबसे पहले देखेंगे कि व्यवसाय की लाभ कितना हो रहा है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। तो व्यवसाय के लाभ और वित्तीय स्थिति को जानने के लिए ये वित्तीय संस्थाएं और जो बैंक हैं वो व्यवसाय के लेखांकन को देखते हैं। लेखांकन से ही इस बात का पता चलता है कि व्यवसाय लाभ में है या हानि में चल रहा है। आगे देखिए, निवेशक और संभावित
निवेशक। देखो निवेशक वे व्यक्ति होते हैं जो अपने पैसों को व्यवसाय में इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं और उन्हें इसके बदले में ब्याज या लाभांश की प्राप्ति होती है। अब इनका जो ये निवेशक होते हैं ये व्यवसाय के अंदर इनकी कोई भी इंटरनल इंटरफियर नहीं होता है। इस वजह से ये व्यवसाय के लाभ हैं या हानि है या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है इसको जानने के लिए लेखांकन का उपयोग करते हैं। जैसे लेखांकन के द्वारा वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, इन्हीं की सहायता से ये इस बात का पता लगाते हैं कि व्यवसाय लाभ में है या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है। आगे देखिए लेनदार। देखो लेनदारों से मतलब है जब हम माल के आपूर्तिकर्ताओं से उधार माल खरीदते हैं तब जिनको हमें पैसा चुकाना है उन्हें क्या कहते हैं, लेनदार। अब देखो लेनदार हमें उधार माल क्यों देंगे, जब वो हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी या हमारा व्यवसाय लाभ में चल रहा होगा। अब वो इस बात का पता किससे लगाएंगे, लेखांकन की सूचनाओं से लगाएंगे। जैसे लाभ का पता लगाने के लिए वो देखेंगे लाभ हानि विवरण और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए देखेंगे व्यवसाय का स्थिति विवरण, ठीक है। और स्थिति विवरण और लाभ हानि विवरण लेखांकन के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे देखिए सरकार व्यावसायिक संस्थाओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जैसे आयकर है, उत्पादन कर है, बिक्री कर है। इन करों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भी लेखांकन व्यवसाय। आगे देखिए शोधकर्ता विभिन्न प्रकार की रिसर्च करने के लिए कौन सा व्यवसाय संतोषप्रद है, कौन सा व्यवसाय लाभ कमा रहा है, कौन सा व्यवसाय हानि में चल रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध करते हैं कि कौन सा व्यवसाय करना लाभप्रद रहेगा। तो इस प्रकार का शोध करने के लिए शोधकर्ता लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। आगे देखिए उपभोक्ता अपने उपभोग की जो लागत है उसे कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं उनका उपयोग करते हैं। आगे देखिए जनसाधारण। देखो जनसाधारण से मतलब है जो जिस समाज में हम व्यवसाय कर रहे हैं उस समाज से मतलब होता है कि अब ये जनसाधारण क्या करेगा कि व्यवसाय के जो लेखांकन है, जो लेखांकन सूचनाएं हैं उनको देखेगा कि और उससे पता लगाएगा कि इसमें रोजगार की संभावनाएं कितनी है, ये व्यवसाय लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है। व्यवसाय लाभ में चल रहा होता है तो उसमें निवेश करने की सोचते हैं। निवेशक भी किससे संबंधित होते हैं, जनसाधारण से। अब लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को देखने के बाद हम देखेंगे कि लेखांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखो लेखांकन की विशेषताओं से मतलब है कि लेखांकन में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। इसके तहत हम देखेंगे सबसे पहला विश्वसनीयता। देखो लेखांकन की सूचनाओं के तहत पहली इसकी विशेषता क्या है, विश्वसनीयता। देखो विश्वसनीयता से मतलब क्या है, लेखांकन को विश्वसनीय बनाने वाले कारक। सबसे पहले देखेंगे कि लेखांकन कब विश्वसनीय होगा, जब इसमें इन कारकों को समावेश होगा। जैसे पहला है लेखांकन सत्यापन योग्य हो। देखिए लेखांकन को विश्वसनीय कब कहा जाएगा, जब लेखांकन का सत्यापन किया जा सके। अब सत्यापन करने से मतलब क्या है कि लेखांकन में जो भी वित्तीय लेन देनों का लेखा किया गया है उनका प्रमाणकों से सत्यापन किया जा सके, यानी जब भी इसका सत्यता संदिग्ध लगे तब उनको प्रमाणकों से उनका मिलान किया जा सके। अगला देखिए लेखांकन निष्पक्ष हो। देखो लेखांकन विश्वसनीय हो इसके लिए क्या होना चाहिए कि लेखांकन में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आगे देखिए लेखांकन पूर्ण हो। देखो लेखांकन के विश्वसनीय होने के लिए क्या आवश्यक है कि लेखांकन पूर्ण होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अपूर्ण सूचनाओं से हम उसको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अगला देखिए प्रासंगिकता। देखो प्रासंगिकता से मतलब है लेखांकन सूचना तभी प्रासंगिक होगी जबकि यह समय पर उपलब्ध होगी। देखो किसी भी सूचना को प्रासंगिक कब माना जा सकता है, जब उसकी प्राप्ति उसी समय होती है जब उसकी आवश्यकता होती है। समय निकलने के बाद में अगर हमें कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। देखिए जब पूर्वानुमान लगाने एवं प्रत्युत्तर देने में सहायक होगी। देखिए अगर हमें कोई भी सूचना उसी समय प्राप्त होती है जब हमें उसकी आवश्यकता है, तब ही उस सूचना का हम उपयोग पूर्वानुमान लगाने और प्रत्युत्तर देने में कर सकते हैं। इसलिए कि लेखांकन सूचनाओं की प्रासंगिकता से मतलब क्या है कि लेखांकन की सूचनाएं हमें तभी प्राप्त होनी चाहिए जब हमें उसकी आवश्यकता है, ताकि हम विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान लगा सकें और विभिन्न प्रकार के प्रत्युत्तर दे सकें। आगे देखिए बोधगम्यता। देखो बोधगम्यता सीधा सा मतलब क्या है कि लेखांकन की सूचनाएं सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए इसमें
उपयोगकर्ताओं को जो भी सूचना प्रस्तुत की गई हो उसे उसी संदर्भ में समझने में समर्थ होना चाहिए जिस संदर्भ में उसे भेजा गया है। मतलब क्या है इससे कि बोधगम्यता से मतलब क्या है कि लेखांकन सूचना सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए और उसे उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिस संदर्भ में उसे भेजा गया है। अब ऐसा कब होगा? जब लेखांकन की सूचनाएं सरल होंगी, स्पष्ट होंगी। आगे देखिए, यदि कोई सूचना उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्णय के संदर्भ में आवश्यक हो तो उसे अवश्य दिया जाना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ सूचनाएं कठिन होती हैं, लेकिन अगर वो कठिन सूचनाएं निर्णय को प्रभावित करती हैं तब उन कठिन होते हुए भी उन सूचनाओं को देना जरूरी होता है। आगे देखिए, तुलनीयता। देखो तुलनीयता से क्या मतलब है? लेखांकन सूचना की किसी अन्य अवधि की लेखांकन सूचना से तुलना, किसी अन्य अवधि की लेखांकन सूचना से तुलना अथवा किसी अन्य उपक्रम की लेखांकन सूचना से तुलना करने में समर्थ होना चाहिए। देखो लेखांकन सूचनाएं जो होती हैं उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए कि उनमें क्या होनी चाहिए? तुलनीयता। अब तुलनीयता से मतलब क्या है कि अगर उसी संगठन, जिस संगठन के लाभ विवरण हम देख रहे हैं, वित्तीय विवरण देख रहे हैं, उन वित्तीय विवरणों की तुलना उसी लेखांकन, उसी व्यवसाय के जो इकाई है उसके पिछले वर्षों से की जा सके और इसी के साथ उस व्यवसाय के वित्तीय विवरणों की तुलना किसी अन्य व्यवसाय के वित्तीय विवरणों से भी की जा सके। इस प्रकार की तुलनीयता लेखांकन सूचनाओं में होनी चाहिए। लेखांकन सूचनाओं की विश्वसनीयता देखने के बाद अब हम देखेंगे कि लेखांकन की शब्दावली क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे लेन देन, ट्रांजैक्शंस। देखो लेन देन से मतलब क्या है? जो भी वित्तीय प्रकार का लेन देन होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? लेन देन। देखो लेन देन से मतलब है जैसे व्यावसायिक संस्थान है उसमें माल खरीदा, माल बेचा, संपत्तियों का क्रय विक्रय किया, मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, कमीशन प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, लाभांश प्राप्त किया, ये जो भी वित्तीय प्रकार के घटनाएं हैं इन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं? लेन देन कहते हैं। और इन्हीं लेन देनों का लेखा पुस्तकों में रिकॉर्डिंग की जाती है, अभिलेखन किया जाता है। आगे देखिए, क्रय। देखो क्रय से मतलब है व्यावसायिक संस्थान जिस वस्तु में व्यापार कर रही है उस वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय। जैसे कोई फर्नीचर का व्यापारी है, अगर वो फर्नीचर खरीदता है पुनः विक्रय के लिए तो उसे क्या कहा जाएगा? माल कहा जाएगा। और इस माल के क्रय को खरीदने को क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे। अब जैसे कोई स्टेशनरी की दुकान है, अब स्टेशनरी की दुकान वाला स्टेशनरी को बेचने के लिए पहले स्टेशनरी खरीदता है तो इसे क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे। देखो क्रय के अंतर्गत संपत्तियों के क्रय को सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता है और क्रय के अंदर माल के उधार क्रय और नगद क्रय दोनों प्रकार को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। और क्रय से संबंधित जो भी लेखे होते हैं वो क्रय बही में किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, लेनदार। देखो लेनदार से मतलब है जब हम आपूर्तिकर्ताओं से उधार में माल खरीदते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? लेनदार। लेनदारों को हमें भविष्य में पैसों का भुगतान करना होता है, इसलिए लेनदार हमारे क्या होते हैं? दायित्व है। आगे देखिए, विक्रय। यानी माल के बिक्री को क्या कहा जाता है? विक्रय। जैसे कोई व्यवसाय फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है, अगर वो फर्नीचर बेचता है तो उसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? विक्रय के अंतर्गत। ठीक है। अब आगे देखिए, देनदार। जब हम ग्राहकों को उधार में माल बेचते हैं तो हमें उनसे भविष्य में पैसा प्राप्त करना होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? देनदार। यानी देनदार अपनी क्या है? संपत्तियां। आगे देखिए, व्यय। देखो व्यय से संबंध उन खर्चों से है जो व्यवसाय को संचालित करने के लिए किए जाते हैं, जैसे मजदूरी चुकाना, वेतन चुकाना, किसी प्रकार का ऑफिस एक्सपेंसेस चुकाना, स्टेशनरी का खर्चा चुकाना, इन सबको क्या कहेंगे? व्यय कहेंगे। और इसी के साथ जैसे अपन लोन लिए तो लोन पे ब्याज चुकाना, ये सब क्या है? व्यय है। आगे देखिए, आय। देखो कई बार व्यावसायिक संस्थाओं के पास कुछ एक्स्ट्रा रोकड़ रहती है। उस एक्स्ट्रा रोकड़ को अगर हम कहीं दूसरे व्यवसाय में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर कुछ ब्याज प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। इसी प्रकार किसी प्रकार का कमीशन प्राप्त हो जाता है या कोई लाभांश प्राप्त होता है तो उसे क्या कहेंगे? आय कहेंगे। आगे देखिए, अधिलाभ। व्यवसाय की संपत्तियों को जब लागत से ऊपर के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिलाभ या गेन।
ठीक है। इसी के साथ अगर व्यवसाय की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है तो उसे क्या क्या कहते हैं, अधिलाभ या गेन। आगे देखिए, हानि या लॉस। देखो हानि या लॉस से मतलब है जब व्यवसाय की आय उसके खर्चों से कम रह जाती है तो उसे क्या हो जाता है, व्यवसाय को लॉस। सीधी सी बात है, हानि या लॉस से मतलब क्या है, जब व्यवसाय के खर्चे ज्यादा हो उसकी इनकम से तो क्या होगा, उसे हानि। आहरण, देखो आहरण से मतलब है जब व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से अपने निजी उपयोग के लिए कुछ नगद या माल को निकालता है व्यवसाय से तो उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स या आहरण। देखिए व्यवसाय में एक अवधारणा है, उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा। इस अवधारणा के तहत क्या होता है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी दोनों को अलग अलग माना जाता है, इसलिए इन दोनों के खाते अलग अलग होते हैं। अब जब भी व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय से कुछ माल या रोकड़ निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, आहरण या ड्रॉइंग्स। आहरण या ड्रॉइंग्स को पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। आगे देखेंगे पूंजी या कैपिटल से मतलब है जब व्यवसाय को प्रथम बार स्टार्ट किया जाता है या व्यवसाय का जो स्वामी है वो कुछ रोकड़ या कुछ संपत्ति या कुछ माल जब व्यवसाय में लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, और पूंजी व्यवसाय का क्या होता है, आंतरिक दायित्व है। आगे देखिए संपत्तियां। देखो संपत्तियां वे होती हैं जिनसे व्यवसाय का संचालन किया जाता है, जिन्हें व्यवसाय के संचालन करने के लिए व्यवसाय में वर्ष दर वर्ष रखा जाता है। जैसे फर्नीचर है, कोई मोटर कार है, मशीन है, भवन है, इन्हें क्या कहा जाता है, संपत्तियां। आगे देखिए देयता या दायित्व, लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज से मतलब उन खर्चों से है जिनका भुगतान हमें भविष्य में करना होता है। जैसे लेनदार है, किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से अपन ने लोन लिया है तो उसे चुकाना है, तो हमारा क्या है, दायित्व है। जैसे पूंजी भी व्यवसाय का क्या होती है, दायित्व होती है, जिनका भविष्य में हमें क्या करना होता है, भुगतान। आगे देखिए खाता। देखो व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के लेन देनों में जब समान प्रकृति के लेन देनों को एक अलग से विवरण बना के रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, खाता। खाता बही में बनाए जाते हैं। ठीक है, इस खाता वर्गीकरण की जो प्रक्रिया होती है लेखांकन के तहत उसके अंतर्गत बनाया जाता है। आगे देखिए स्कंद या रहतिया। जब लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिका रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रहतिया या स्टॉक या स्कंद। ठीक है, और जो व्यवसाय का जो माल है जो लेखा वर्ष के अंत में बिना बिका रह जाता है उसे कहते हैं रहतिया। यही रहतिया अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या हो जाता है, प्रारंभिक स्टॉक हो जाता है। यह भी व्यवसाय की क्या है, संपत्तियां। और संपत्तियों के अंतर्गत कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति। आगे देखिए माल। देखो माल या गुड्स से संबंध उस वस्तु से है जिसमें व्यवसाय व्यापार कर रहा होता है। जैसे फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या होगा, माल। मोबाइल के व्यापारी के लिए मोबाइल क्या होगा, माल। मोटर कार के व्यापारी के लिए मोटर कार क्या होगी, माल। ठीक है, अब जैसे फर्नीचर का व्यापारी है तो फर्नीचर के व्यापारी के लिए स्टेशनरी क्या होंगी, उसकी संपत्तियां होंगी। अब स्टेशनरी के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या होगा, संपत्ति, जबकि माल स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी क्या होगी, माल, और फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या होगा, माल। आगे देखिए लागत। निर्माणी प्रकार की जो व्यवसाय की इकाइयां होती हैं उनके द्वारा किन्हीं प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो खर्चे चुकाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लागत या कॉस्ट। आगे देखिए प्रमाणक या वाउचर। प्रमाणक या वाउचर से मतलब उन साक्ष्यों से होता है जिनकी मदद से हम लेखा पुस्तकों में लेखा करते हैं। जैसे विक्रय बीजक है, क्रय बीजक है, बिल है, किसी प्रकार का कैश मीमो है। ठीक है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, यानी जिनकी सहायता से लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाएगा उन्हें क्या क्या कहा जाएगा, वाउचर या प्रमाणक। आगे देखिए छूट या डिस्काउंट। जब देखो छूट या डिस्काउंट से सीधा सीधा मतलब है जब हम विक्रय करते हैं तो विक्रय को बढ़ाने के लिए विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर हम विक्रय करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, छूट या डिस्काउंट। देखो ये छूट या डिस्काउंट दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट
जब दी जाती है जब हम माल का विक्रय करते हैं, और व्यापारिक छूट देने का उद्देश्य विक्रय को बढ़ाना होता है। ठीक है, और व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। एक होती है नगद छूट या कैश डिस्काउंट। देखो, कैश डिस्काउंट देनदारों से पैसा प्राप्त करते वक्त दिया जाता है ताकि हमें कैश या नगद जल्दी प्राप्त हो जाए, और कैश डिस्काउंट का लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। देखिए, धन्यवाद।